नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो है थ्योरेटिकली जो है चीज़ें लेकर के आए हैं, नोट्स लेकर के आए हैं जो यूपी के अल्टी ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी, जिसका एग्ज़ाम आपको नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा है वो सभी लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जो है तैयारी कर सकते हैं। मैं अल्टी ग्रेड में आपको जीएस का पूरा कंप्लीट पोर्शन जो है दूंगा नोट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्लस जो है सोशल साइंस से रिलेटेड जो है सारा कंप्लीट नोट्स दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आइए जो है आज का जो पार्ट 1 टॉपिक है पॉलिटी का, शुरुआत जो है यहीं से मानी जाएगी, आपको समझ लीजिए। तो ये क्लास 1 है, तो आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। जो आपको मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ वो सभी फैक्ट्स एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, 200% पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूँ तो इस जो है एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक से, इन टॉपिक से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, जो मैं आपको पूरा कंप्लीट जो है वीडियो दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन और नए नए थ्योरेटिकल चीज़ें जो है लेकर के आते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला है टॉपिक जो है संविधान की उद्देशिका, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो ये है क्या, इससे जुड़े हुए कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान की कुंजी क्या है। तो संविधान की कुंजी को प्रस्तावना कहते हैं, प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ये सभी रूप में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है, किसे। तो प्रस्तावना को कहा जाता है, कि नागरिकता को कहा जाता है, कि मूल अधिकारों को कहा जाता है, कि रिट्स को कहा जाता है। इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। प्रस्तावना में लिखी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। जो भी बातें प्रस्तावना में लिखी गई हैं, अगर देश में कहीं लागू नहीं हो रही हैं या देश में लागू नहीं हो रही है, तो न्यायालय में इसके लिए सहारा नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं कि जो है इसके तहत आप कोर्ट में जाइए कि कहिए कि हमारे जो है अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसा कि मूल अधिकारों के जो है कहा जाता है कि न्यायालय के का सहारा लिया जा सकता है मूल अधिकारों के संबंध में, लेकिन प्रस्तावना के संबंध में ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्तुत किया था, जिसे जो है 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट यही चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, ध्यान से चीजों को याद करिएगा। प्रस्तावना में समस्त जो है नागरिकों के लिए 4 प्रकार के अधिकारों को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इस चीज में क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। 4 प्रकार के न्याय कौन से हैं? एक तो न्याय की व्यवस्था की गई, स्वतंत्रता की व्यवस्था की, समता और बंधुता। 4 प्रकार के न्याय में देखिए, नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। और न्याय जो अधिकार है उसमें किस प्रकार के 3 अधिकार दिए गए हैं? एक सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार दिए गए प्रस्तावना में। स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए गए उसमें विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्याय के तहत 3 प्रकार के न्याय हैं, इसमें 3 प्रकार के न्याय, और स्वतंत्रता के तहत 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना में प्रदान की गई है। समता और बंधुता आंसर है। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। किस मामले में अधिकतर न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका प्रियम्बल संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये माना था न्यायाधीशों ने, जजेस ने, कि उद्देशिका जो है, प्रियम्बल जो है, वो भारत के संविधान का हिस्सा है, इसे माना गया था। आंसर आए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, उद्देशिका में अब संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना, उद्देशिका का प्रयोग, उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जाता है। आज के समय में अगर उद्देशिका का इसमें संशोधन किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन इसका यूज क्या है? क्योंकि ये संविधान की आत्मा है,
तो पूरा का पूरा संविधान की जो व्याख्या है, मूल व्याख्या कह सकते हैं कि इस देश के संविधान का मूल अर्थ क्या निकलता है, वो आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप कहते हैं कि इसकी संविधान की व्याख्या किया जा सकता है। ठीक है। उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। वो संशोधन हुआ है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल में केवल एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, इसलिए याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत या कह लीजिए अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 से यह पूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से इस लाइन को याद रखिएगा। अगर स्वीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 को, अपूर्ण रूप से लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। तो कई बार ऐसा नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, हम लोग बाहर ढूंढते रहते, टहलते रहते हैं और कोई न्यूज़ चैनल वाला या आपसे पूछ ले कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। और जस्ट 2 महीना पहले 26 नवंबर 1949 को, एक साल मतलब 1 साल 2 से पहले जो है ये जो है स्वीकृत किया गया था। ठीक है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है की गई थी। ठीक है। ये बात याद रखना कि लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी जो है हर साल मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रहा हूं, इनके बिना आपका एग्जाम जो है सफल नहीं होगा, इसलिए इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप रट लीजिएगा। ठीक है। संविधान सभा का चुनाव जो है, उस समय संविधान सभा का जो चुनाव था अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्य प्रत्येक जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन UPSSC में ये तो पूछा गया क्वेश्चन है कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो किस जो है निर्वाचन पद्धति का हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। दूसरा, प्रत्येक जो है जनसंख्या किस रूप में चुनी गई थी? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हमें चुना गया था। ठीक है। संविधान का निर्माण की प्रक्रिया में BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में स्थित जो है चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। ये आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए, जिस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। सेकेंड बैठक 11 दिसंबर को ही, और जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो याद रखना कि कौन सी देसी रियासत के जो थे प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, तो हैदराबाद के जो है शामिल नहीं हुए थे। संविधान निर्माण में हम अगर कहें तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का यहाँ पे समय लगा था इसको निर्माण होने में। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया था। तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। संविधान सभा का प्रतीक जो है क्या है? वो है मोहर, प्रतीक जो मोहर थी वो है हाथी थी। ठीक है। संविधान सभा का प्रमुख जो है प्रारूपकार जो है नियुक्त किसे किया था? तो SN मुखर्जी को प्रथम प्रमुख जो है प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ये बात याद रखना। ठीक है। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रख करके सुरक्षित रखा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान पूर्णतः हाथ से लिखा गया है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। संविधान के प्रश्नों को सजाने का प्रश्न नहीं है, पृष्ठ है ना। तो संविधान के जो पृष्ठ हैं इनको सजाने का कार्य नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था।
मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगला फैक्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 में पड़ा था। तो देखिए आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, मैक्सिमम अनुच्छेद किस जो है अधिनियम से लिए गए थे। तो इसीलिए कहा गया सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारतीय जो है शासन अधिनियम 1935 से जो है अधिकतम जो है अनुच्छेद लिए गए थे। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है और इसे मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी वो है 2015 से की गई थी। अमेरिकी संविधान जो है भारत विश्व का जो है पहला लिखित संविधान था, जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, इतने जो है फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति के संबंध में। तो देखिए राष्ट्रीय जो ध्वज है, जो आज का तिरंगा है हमारा, वो 22 जुलाई 1947 को जो है इसे स्वीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। याद कर लीजिएगा, बहुत ही ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो अक्सर एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो हम डेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बस आपको समझ के याद करना है। ध्यान रखिएगा कि कब क्या चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनाया गया था। ठीक है, ये तीनों चीजें संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब आ जाते हैं संविधान निर्माण संबंधी जो है कुछ कार्य समितियों के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति जो है जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी जो है समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों से समझौता समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी आपको रटे होने चाहिए। प्रारूप समिति से संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसकी अध्यक्षता BR अम्बेडकर ने की थी और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट आपसे ये वर्ष जो है पूरा जो है आपको पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इतने सालों से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है आपको एग्जाम में आती, तो आपको इन पर ध्यान देना है। ठीक है, और इसके 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों के नाम आप रट डालना, क्योंकि आपसे यूपी वाले जो है, ये यूपी का जो एग्जाम हो रहा है, UPLT गेट है, तो यहां से आपसे पूछेगा कि कौन सा नहीं है प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से नहीं है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N जो है माधवराव और TT कृष्णमाचारी, ये सभी 7 सदस्य थे। अब देखते हैं जो है भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधान का प्रभाव किस तरीके से रहा। जैसा कि कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है दूसरे देशों से लिया गया संविधान है। तकरीबन 60 देशों से हमने संविधान जो है दूसरों का जो है कॉपी पेस्ट किया है या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं अपने देश के हिसाब से। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो लिए गए थे? तो ब्रिटेन जो है संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से जो लिया गया। अच्छा, मैं जो बातें आपको इसमें बताऊंगा कि ये चीज याद करना, बाकी तो आपको पूरा याद करना है, लेकिन उन चीजों को याद रखना। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ना कि अमेरिका से। चुनाव के समय जो है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक मतलब क्या होता है? जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा, अगर वहां पे बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद, तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ही ली गई है। ये सभी आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका USA से हमने मूल अधिकार लिए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति, जो कोर्ट कचहरी में जो आपके जो है आदेशों का पुनर्रिव्यू करते हैं या विदेश में किसी कानून का पुनर्रिव्यू करते हैं, तो ये अधिकार पुनर्विलोकन जो है न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे कहते हैं, जुडिशरी जो है रिव्यू की बात करें, तो ये जो है अमेरिका से ली गई। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर संविधान है, ये बात जो है USA की जो है। राष्ट्रपति पर अगर कोई महाभियोग लगाया जाए
तो ये जो है प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका पे है। ठीक है, तो मतलब राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए तरीका जो है महाभियोग बताया गया है। उपराष्ट्रपति पर का पद जो है क्या होता है, और उद्देशिका के जो विचार हैं वो भी यूएसए के से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब कनाडा से क्या लिया गया, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडा से। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अवशिष्ट जो है शक्तियां केंद्र के पास होंगी। इंपॉर्टेंट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होंगी, तो कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है ना चयन करता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा में तकरीबन 12 लोगों को 12 लोगों का चयन करता है। ठीक है, इसी के आधार पर, साहित्य के आधार पर, कोई साहित्य का जो है बहुत ख्याति प्राप्त होगा व्यक्ति, कला में, विज्ञान में, है ना, समाज सेवा वाला क्षेत्र में, तो इनको राज्यसभा की सीट दे दी जाती है अक्सर चाहे। ठीक है, तो ये जो फिल्म स्टार जो होते हैं ये कला के क्षेत्र में आते हैं और जो है अपना जो है जीवन चमकाते रहते हैं। ठीक, ऐसा समझ लो। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की शक्ति दी है। 364 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसके बारे में। राज्यसभा राज्यों की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात हो रही है। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, कौन कौन से मूल अधिकारों का निलंबन होगा, ये सभी जो है बातें आपातकाल के संबंध में जर्मनी से लिए गए। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य जो है लिए गए, और ये सभी इंपॉर्टेंट है आई गेस। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जब हम पढ़ाएंगे आपको तो मूल संविधान के संबंध में जो है मूल अधिकार जो दिए गए हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आइए जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया मैंने आपसे बताया था, संविधान की कुंजी कहा जाता है, कि संविधान का गाइड कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना, तो ये संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के रूप में कहा जाता है, ठीक है, संविधान का हृदय के रूप में कहा जाता है। ठीक, संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने किस तारीख को स्वीकार किया था, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आंसर हो गया यहाँ पे बी। उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। प्रस्तावना में नागरिकों के लिए कितने प्रकार के अधिकार बताए गए, तो प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 4 प्रकार के अधिकार बताए गए हैं, जिसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ठीक है, और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का प्रमुख अंग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये बात मानी गई थी। ठीक है, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ है, तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जो है इसमें संशोधन हुआ है, और इसके द्वारा जो है 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत को जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बातें आपको अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं वो है ऑप्शन यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेख का नाम बताना है। तो देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हमने आपको बताया था आंसर, ऑप्शन यहाँ पे सी है। यूपी SSSC में क्वेश्चन भी पूछा गया है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो ये 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अक्सर एग्जाम में ये चीजें भूल जाते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा इस बातों को। संविधान सभा में प्रारूप जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? और इसमें टोटल सदस्य थे 7। सातों के नाम अच्छे तरीके से आपको रट जाना चाहिए। और 14वें का आंसर है 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, जिसके जो है अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा था? तो देखिए, भारतीय संविधान में जहां पे 395 अनुच्छेद हैं और ज्यादातर अनुच्छेद जो है किस अधिनियम से लिए गए हैं, यही क्वेश्चन का अर्थ है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। तो देखिए, इस तरीके से हमारे टोटल जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिला, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।